ये क्लास ऑन डिमांड है। इस क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि उनके यहाँ अभी एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर हुआ है और उस पेपर से रिलेटेड सॉल्व पेपर या आंसर की प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके यहाँ अभी एग्जाम नहीं हुए हैं और उनके यहाँ फोर्थ सेमेस्टर एबनॉर्मल साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मनोदशा विकृति एक प्रकार है। तो मनोदशा विकृति किसका प्रकार है, मतलब मनोदशा विकृति का एक प्रकार कौन है? तो यहाँ पर देखें तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो मनोदशा विकृति मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है। मूड डिसऑर्डर में दो चीजें होती हैं, डिप्रेशन और मेनिया। तो ये इसका एक टाइप है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे सीधे राइट आंसर की बात करने की, कि जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक मिलेगी जिसमें सारी वीडियोस DSM 5 के अकॉर्डिंग हैं और एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे वीडियोस DSM 4 के अकॉर्डिंग हैं। तो वहां से आप जाके दोनों को चेक कर सकते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश डैश मनोविदलता का एक धनात्मक लक्षण है। तो जो डिल्यूजन होता है, व्यामोह होता है, वो मनोविदलता का एक धनात्मक लक्षण है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मनोविदलता का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पूछा गया निम्नलिखित का सही सुमेल बताएं। मतलब यहाँ पर सही सुमेल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, मानवतावादी ये फ्राइड ने नहीं दिया था तो ये गलत है। व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था, ये यहाँ पर सही है, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविच्छेद पहचान विकृति डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो सेक्सुअल अब्यूज होता है। अगर बचपन में या अर्ली एज में किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो तो उसके अंदर DID जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके उत्पन्न होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पताल में रोगी को उन्माद की किस अवस्था में होना चाहिए? मतलब रोगी उन्माद की अगर किस अवस्था में हो तो उसे हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो अगर रोगी डिलीरियस मैनिया की स्थिति में है तो हम उसे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, उसे हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविदलता का एक नकारात्मक लक्षण है। तो जो पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, संभाषण की कमी, ये मनोविदलता का एक नकारात्मक लक्षण है, निगेटिव सिम्टम्स है, या आप कह सकते हैं कि एक आपका निगेटिव सिम्टम्स ही कहेंगे, और क्या कहेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल के किसी भी क्रियाकलाप में भाग लेने से बचना। अगर कोई बच्चा है वो स्कूल के किसी भी क्रियाकलाप में भाग लेने से बचता है तो उसे हम सोशल फोबिया के अंतर्गत रखेंगे, जिसका भी नाम चेंज करके DSM 5 में इसका नाम चेंज करके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कर दिया गया है, या कहीं कहीं पर इसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। उन्माद की मुख्य विशेषता क्या है? तो ओवर इंडल्जेंस, अत्यधिक इच्छानुवर्ती होना, ये उन्माद की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्मृति लोप किसका एक उदाहरण है? तो स्मृति लोप डिसोसिएटिव रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, मन में अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी दोहराना। अब यहाँ पर देखें, जिस स्टूडेंट ने इसको भेजा है पेपर, उसने दोनों पे टिक कर रखा है। यहाँ पर देखें दोनों पे टिक, बट अगर आप थोड़ा सा वीडियोस आपने देखा होता, या हो सकता है आपको दिमाग में ना रहा हो, तो अगर आप उस चीज़ को अभी माइंड में ही दोहरा रहे हैं, वो चीज़ आपके बिहेवियर में नहीं आया है, तो हम उसे कहते हैं मनोग्रस्तता। लेकिन जो चीज़ आप दोहरा रहे हैं उस चीज़ से बचने के लिए कोई आप व्यवहार करने लगे और फिर वो व्यवहार ऐसा हो जाए कि आप उस व्यवहार को भी ना चाहते हुए बार बार दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं, तब उसे हम बाध्यता कहते हैं। तो अगर सिर्फ वो मन में दोहरा रहा है, यहाँ पे क्या कहा, मन में, सिर्फ मन की बात की गई, तो मन में दोहरा रहा है तो उसे हम मनोग्रस्तता या ऑब्सेसिव कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, विषादी विकृति का लक्षण नहीं है। तो जो समय ये आपका एपिसोडिक इंटॉक्सिकेशन है, प्रासंगिक उन्मोदन है, ये आपका विषादी विकृति का लक्षण नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, वो इसलिए है क्योंकि जिसने पेपर भेजा है वो पेपर फोटोज सही से आए नहीं थे, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख सकता है, इसलिए आप क्वेश्चंस ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविदलता का एक प्रकार नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन भी सभी पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से ऑप्शन है कौन से नहीं है। तो मनोविदलता का एक प्रकार नहीं है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है विघटित मनोविदलता। विघटित मनोविदलता मनोविदलता का एक प्रकार है। व्यामोही मनोविदलता भी इसका एक प्रकार है और अवशिष्ट मनोविदलता भी इसका प्रकार है। बट जो पैनिक स्किज़ोफ्रेनिया है ये मनोविदलता के प्रकार में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रोगी द्वारा एक ही आसन में बिना हिले डुले कई घंटों तक बैठे या खड़े रहना कहा जाता है। तो अगर कोई रोगी है वो एक ही पोजीशन में कई घंटे तक खड़ा रहता है तो उसे हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है रीन पास में, जो रांची में स्थित है, तो वहाँ पर मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है जो एक ही पोजीशन में अपना हाथ उठाए ऊपर मैदान में खड़ा हुआ था, तो इसे हम कैटाटोनिक मनोविदलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोगी के मन में छिपी चिंता शारीरिक लक्षणों के रूप में व्यक्त होती है। रोगी के मन में छिपी चिंता जब शारीरिक लक्षण में व्यक्त होती है तो उसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायस्थाइमिक विकृति का स्वरूप होता है। डायस्थाइमिक जो विकृति है वो क्रॉनिकल होती है, चिरकालिक होती है, लंबे समय के लिए होती है। सनडाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? सनडाउन सिंड्रोम किससे संबंधित है, किसे कहते हैं? तो ये अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लोथाइमिक विकृति संबंधित है। तो साइक्लोथाइमिक बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उसका एक टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रूपांतरण विकृति संबंधित है। कन्वर्जन डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है? तो ये एनेस्थीसिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, म्यूटिज्म संबंधित है। तो म्यूटिज्म ये गूंगापन से संबंधित होता है, इसमें आदमी बोल नहीं पा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रोगी में चलने एवं खड़े होने संबंधी दोष कहलाते हैं। तो इसे हम एटासिया एबासिया कहते हैं। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है। खून का डर, अब खून का डर यहाँ पर देखिए इस स्टूडेंट ने फिर से गलती कर दी है। एगोराफोबिया संबंधित होता है खुले स्थान के डर से, और खून एक विशिष्ट चीज है तो यहाँ पर विशिष्ट दुर्भीति के अंदर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा ब्लर है तो इसको मैं सारे ऑप्शंस पढ़ दूंगा। द्विध्रुवी विकृति में पाए जाते हैं। तो द्विध्रुवी विकृति में बाइपोलर में कौन पाए जाते हैं? तो इसमें उन्माद और विषाद दोनों पाए जाते हैं। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें ओसीडी नहीं पाया जाता, ना ही केवल उन्माद पाया जाता है ना ही केवल विषाद पाया जाता है, इसमें उन्माद विषाद दोनों पाए जाते हैं। तो द्विध्रुवी विकृति में उन्माद विषाद दोनों ही पाए जाते हैं। अजीवित वस्तु से उत्पन्न दुर्भीति संबंधित है। अजीवित वस्तु यानी जो वस्तु जीवित नहीं है, वैसी दुर्भीति किससे संबंधित होगी? तो ऐसी दुर्भीति एगोराफोबिया से संबंधित होगी। इसमें जैसे खुले स्थान जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं ऐसे प्लेस में जाने से व्यक्ति डरता है, तो ये एगोराफोबिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, एफोनिया संबंधित होता है। एफोनिया स्पीचलेसनेस से संबंधित होता है, गूंगेपन से संबंधित होता है। आप यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किसने 20वीं शताब्दी को दुश्चिंता का युग कहा? इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। इसमें क्रेपलिन या कासिन हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं हूं इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 26, जीएडी का फुल फॉर्म। जीएडी का फुल फॉर्म इसने एकदम सही लगाया है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक।
इसके प्रतिपादक फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड। आपका आंसर सही है। ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट था बट अब इसे एक अलग डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है DSM-5 में। अच्छा, यहाँ पर 4D में कौन नहीं आता? तो 4D का जो थ्योरी है वो कोमर ने दिया था। कोमर ने 4D बताया था, जिसमें से डेवियंस, डिस्ट्रेस, डेंजर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, बट डिसऑर्गेनाइजेस ये 4D में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्यवहारवाद के प्रतिपादक वॉटसन है। अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो ये क्वेश्चन इसका सही होता। इसने फ्रायड को टिक किया है, बट अभी ऊपर इसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को भी, मतलब उसके प्रतिपादक के रूप में फ्रायड को ऑलरेडी टिक कर रखा है, तो फिर यहाँ पर फ्रायड कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, जिन व्यक्तियों के अंक सामान्य वक्र के मध्य में होते हैं वे कहलाते हैं। तो आपने अगर एनपीसी पढ़ा हो तो एनपीसी क्या होता है? एनपीसी इस तरीके की एक, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, एक आकृति होती है वेल शेप घंटी की आकृति, जिसमें जो बीच में लोग आते हैं, तो बीच में जो लोग आते हैं उन्हें हम नॉर्मल पर्सन कहते हैं, सामान्य व्यक्ति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविकृति की किस कसौटी के अंतर्गत सामाजिक समायोजन की क्षमता को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें जो आपका सांख्यिकी कसौटी है, इसके अंतर्गत सामाजिक क्षमता को महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33, महिलाओं का रोग किसको कहा गया है? तो जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, जिसे हम हिस्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, रूपांतरण विकृति या कन्वर्जन या हिस्टीरिया भी इसे कहते हैं। दुर्भीति का एक प्रकार है, एगोराफोबिया और सोशल फोबिया, ये दोनों ही दुर्भीति के टाइप हैं। तो आप ऑप्शन सी को आपने सही टिक किया है। स्वतंत्र प्रभावी चिंता, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, तो जो आपका GAD है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है, वो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी उसमें देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। 36, मैस्लो का नाम संबंधित है। तो मैस्लो ने मानवतावादी अप्रोच दिया था, इसमें इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी भी दी थी। तो मैस्लो मानवतावादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, मनोदशा विकृति का एक प्रकार है। तो मनोदशा विकृति, जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो मनोदशा विकृति का एक प्रकार है मूड डिसऑर्डर का। एक्यूट मेनिया संबंधित है। तो एक्यूट मेनिया उन्माद से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द्विध्रुवीय विकृति के कितने प्रकार होते हैं? तो द्विध्रुवीय विकृति के क्वेश्चन नंबर 39, द्विध्रुवीय विकृति के प्रकार होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने क्या किया है, 2 पे टिक कर दिया है, जबकि मूड डिसऑर्डर के 2 टाइप होते हैं। द्विध्रुवीय विकृति की जब बात की जाएगी तो द्विध्रुवीय विकृति में 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? साइक्लोथाइमिक, फिर बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, ये तीनों इसके टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, APA का फुल फॉर्म। अब इसमें देखिए, इसमें जो हिंदी मीडियम की कुछ बुक्स हैं उसमें बोला गया है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, लेकिन इसका जो सही मायने में मीनिंग है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, और कहीं कहीं पर इसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बोल दिया गया है। तो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, यही इसका राइट आंसर है, ना कि साइकोसिस एसोसिएशन। तो आप ऑप्शन बी जिसने भी टिक किया है उसका सही है। असामान्यता सांख्यिकी कसौटी से संबंधित है। तो जो असामान्यता है वो सांख्यिकी के सामान्य वक्र से संबंधित है। इसमें जैसा कि मैंने बताया, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये वक्र बन गया तो इसके बीच में जो लोग होते हैं वो सामान्य होते हैं, इधर अगर जो है और इधर है, ये दोनों ही असामान्य की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें आगे
42 की दुर्भीति के कितने प्रकार होते हैं? तो दुर्भीति के पहले भी 5 टाइप थे, प्रेजेंट टाइम में भी 5 टाइप है, बस उसमें चेंजेस कुछ हुए हैं। जिससे पहले उसमें ओसीडी था, अभी ओसीडी को निकाल दिया गया है वहां से। तो आपका ऑप्शन सी सही है 5। अभी इस टाइम पे इसमें आते हैं आपका स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, फिर पैनिक डिसऑर्डर, इसके साथ साथ जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, और साथ में आपका इसमें साथ में क्या 5 तो हो ही गए, स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया, फिर सोशल एंजाइटी फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये पांचों प्रेजेंट टाइम में DSM-5 के अकॉर्डिंग दुर्भीति के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, चिंता के दौरे पड़ते हैं। तो जो पैनिक अटैक होता है उसमें पैनिक डिसऑर्डर होता है, उसमें पैनिक अटैक आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अभी ये क्वेश्चन DSM-4 से रिलेटेड है, क्योंकि DSM-4 में एक्सेस के बारे में बताया गया था, DSM-5 में एक्सेस का मेथड खत्म कर दिया गया है। तो DSM-4 के अकॉर्डिंग जो एक्सेस थर्ड है उससे संबंधित है। तो ये थर्ड एक्सेस संबंधित है मानसिक चिकित्सकीय अवस्था से, सामान्य चिकित्सकीय अवस्था से। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वजनिक स्थान या भीड़ भाड़ से डर कहलाता है। तो सार्वजनिक स्थान या भीड़ भाड़ से अगर डर है तो वो फोबिया कहलाता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, चिंता विकृति को DSM के किस आयाम में रखा गया है? अब चिंता विकृति को DSM के फर्स्ट आयाम में, क्योंकि फर्स्ट आयाम में जो DSM-4 था उसमें 16 डिसऑर्डर रखे गए थे, तो वो सभी इसी में आते हैं, फर्स्ट में ही आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47, बाध्यता से पहले की स्थिति कहलाती है। तो देखिए, मनोग्रसित बाध्यता विकृति। अब अगर इस स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बाध्यता से पहले क्या होता है, मनोग्रसिता होती है। व्यक्ति एक ही बार चीज को बार बार सोचता है, फिर उस सोच से बचने के लिए वो कोई व्यवहार करने लगता है और फिर बाद में उस व्यवहार में ही बंध जाता है। तो बाध्यता से पहले आप अगर नाम ही देखो तो मनोग्रसित बाध्यता विकृति है नाम। तो मनोग्रसित बाध्यता यानी बाध्यता से पहले मनोग्रसिता आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मन में बीमारी के संबंध में शंका या शक बना रहना, तो इसे हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आयाम 2 संबंधित है। तो एक्सेस 2 किससे संबंधित है? एक्सेस 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित है। DSM-4 में जो एक्सेस 2 बताया गया था उसमें पर्सनालिटी और इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे है नहीं, तो आप डी को टिक करेंगे, पर्सनालिटी। DSM-5 का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर जिसने टिक किया है उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेक किससे संबंधित है? अब देखिए, फिर से इस स्टूडेंट ने थोड़ी सी, आपने जो जिसने भी ये पेपर भेजा है आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, वरना आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाता। आप मनोविश्लेषणात्मक उपागम को ऑलरेडी फ्राइड का टिक कर चुके हैं ऊपर, बट आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी आपने बेक संबंधित है मनोविश्लेषणात्मक से टिक कर दिया, जबकि बेक किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित है। वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। संपूर्ण दुर्भीति का लगभग कितना प्रतिशत विशिष्ट दुर्भीति है? तो संपूर्ण दुर्भीति का ये बहुत पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5% विशिष्ट दुर्भीति होता है। प्रेजेंट टाइम में ये 12% से भी ज्यादा है। एगोराफोबिया का शाब्दिक अर्थ होता है। तो एगोराफोबिया ये भीड़ भाड़ से डर और बाजार स्थलों में, मतलब खुले स्थान और बाजार वाले स्थान दोनों में से ही डर को कहते हैं। तो ये आपका ए और बी दोनों सही है। व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है। तो व्यवहारात्मक प्रक्रिया कौन सी है? बाध्यता। बाध्यता में पहले व्यक्ति मनोग्रस्तता में तो सोचता है, बाध्यता में व्यक्ति व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया बाध्यता है आपका। दुर्भीति का एक प्रमुख कारण है। तो जैविक और कंडीशनिंग, दुर्भीति के बायोलॉजिकल कार्य भी होते हैं और इसके साथ साथ आप देखो तो जो कंडीशनिंग है, बिहेवियरल कॉजेज वो भी देखे जाते हैं। तो दोनों ही बायोलॉजिकल और बिहेवियरल, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा।
कौन सा एक दुर्भीति का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा एक दुर्भीति का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर व्यक्तित्व दुर्भीति, ये कोई टाइप नहीं है, बाकी सभी दुर्भीति के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक स्थान पर भीड़ भाड़ से डर कहलाता है। तो सार्वजनिक स्थान पर अगर व्यक्ति भीड़ भाड़ से डरता है तो इसे हम एगोराफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पशु दुर्भीति, ये विशिष्ट फोबिया है, अभी जल्दी ही इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। डीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआईडी का फुल फॉर्म होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते थे। 61, रोग चिंता विकृति है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर को हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। रूपांतरण, जो रूपांतरण पद है का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कन्वर्जन, इसका सबसे फर्स्ट टाइम यूज फ्राइड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63, हाइपरस्थेसिया में रोगी में क्या पाया जाता है? तो इसमें व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसको अगर हल्का सा भी पिन चुभो दिया जाए, हल्का सा भी कुछ काट ले तो बहुत ज्यादा उसको दर्द होता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पक्षाघात किस विकृति का एक प्रमुख कारण है? पैरालिसिस, तो जो पैरालिसिस है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक प्रमुख कारण है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एनेस्थीसिया संबंधित है, तो एनेस्थीसिया ये संवेदी लक्षणों से संबंधित है, व्यक्ति के संवेदी लक्षणों से संबंधित है। 65 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, मनोविच्छेदी पहचान विकृति को पहले कहा जाता था? अभी जैसे मैंने पहले ही बताया, ऊपर पूछा गया था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहले हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते थे। बहुव्यक्तित्व विकृति। क्वेश्चन नंबर 67, हिस्टेरिकल पश्चाघात, हिस्टेरिकल पैरालिसिस संबंधित है, तो ये संवेदी लक्षणों और मनोपेशीय दोनों लक्षणों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था एमिल क्रिपलिन के द्वारा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। 69, डीएसएम थर्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो डीएसएम थर्ड का जो प्रकाशन है वो 1980 में ही हुआ था, राइट आंसर है। अभी लेटेस्ट में डीएसएम 5TR आ चुका है जो 2022 में आया है। क्वेश्चन नंबर 70, मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण की सबसे उत्तम पद्धति है? तो डीएसएम जो है इसकी सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आईसीडी है, तो आईसीडी आपके ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्ति द्वारा मानसिक आघात उत्पन्न होने वाली घटना के ठीक पहले की अनुभूतियों को भूल जाना, मतलब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के पहले जो भी उसकी लाइफ में चीजें हुई थी वो सब भूल जाए, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड एमनीसिया कहते हैं। इसे हम रेट्रोग्रेड एमनीसिया कहते हैं, जिसमें पीछे वाली चीजें व्यक्ति भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्यक्ति औषध लेने की तीव्र लालसा दिखाता है? तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी में, दैहिक निर्भरता में व्यक्ति औषध लेने की तीव्र लालसा दिखाता है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मद्यपान की किस अवस्था में स्मृति लोप दिखाई देता है? तो अगर आदमी बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करता है तो अर्ली एज में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही उसमें स्मृति लोप दिखाई देता है, वो चीजों को भूलने लगता है। जेलिनेक के अनुसार मद्यपान की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जेलिनेक ने मद्यपान की टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं। अच्छा, टाइप ए मद्यपान, इसे टाइप 1 भी कहते हैं, कहीं कहीं पर टाइप 1 भी लिखा मिल जाता है, तो टाइप 1 मद्यपान में पाई जाती है। तो टाइप 1 जो है वो ओल्ड एज में पाया जाता है, पौगंडावस्था में दिखता है, और टाइप 2 जो है या टाइप बी वो युवावस्था में दिखता है। तो यहाँ पर इसने एक बार फिर से इन स्टूडेंट ने गलत कर दिया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये एक्चुअली वही पेज है थोड़ा सा जो अभी हम लोग हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कॉर्सकॉफ मनोविक्षिप्त है? तो कॉर्सकॉफ मनोविक्षिप्त ये अल्कोहल स्मृति लोप विकृति है, अल्कोहल एमनेस्टिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। निकोटीन संबंधित होता है, तो निकोटीन को हम सिगरेट के थ्रू भी लेते हैं, मतलब हम नहीं लेते हैं, जो लोग इसको
ड्रग अब्यूज करते हैं, जो नशे के आदी लोग हैं, वो लोग इसे सिगरेट के थ्रू और सूंघने के थ्रू दोनों तरीके से इसको यूज करते हैं। मद्यपान के प्रस्तावित उप प्रकार होते हैं, तो इसके सब टाइप 4 सब टाइप होते हैं। अच्छा, मद्यपान के अभिप्रेरणात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? मोटिवेशनल मॉडल का किसने प्रतिपादन किया था? तो इसको कॉक्स और क्लिंजर, यहां पर के होना चाहिए, सी लिखा है, क्लिंजर दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80, निकोटीन निर्यात का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मतलब निकोटीन जो गम है, तो निकोटीन गम का यूज कैसे करते हैं? तो आपने च्युइंगम खाया होगा, च्युइंगम कैसे खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं ना, तो निकोटीन गम का भी यूज हम मुंह से करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। कितने प्रतिशत लोग निकोटीन निर्भरता से छुटकारा पाने में सफल हुए हैं? तो एग्जैक्ट देखा जाए तो इसका जो आंकड़ा है वो 30 से 80% के 30 से 75% के बीच में है। तो यहां पर जो राइट आंसर सही मुझे लग रहा है वो आपका 35 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, मद्यपान की हेतु की या कारण क्या है? मतलब मद्यपान लोग क्यों करते हैं? तो मद्यपान आदमी कब करता है? देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस की स्थिति में मद्यपान करता है, लेकिन यहाँ पर अब दैहिक आवश्यकता तो मद्यपान करने की है नहीं, बट अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर उपयुक्त सभी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से सही माना जाएगा। अदरवाइज इसका सही ऑप्शन तो होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, मनोविदलता का सर्वप्रथम मनोविदलता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो मनोविदलता को पहले जाना जाता था डिमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से, जो कि दिया था क्रिपलिन ने, लेकिन बाद में ब्यूलर ने इसका नाम चेंज करके मनोविदलता रख दिया था। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, मनोविदलता का शाब्दिक अर्थ है? तो मनोविदलता का शाब्दिक अर्थ व्यामोह होता है, मतलब इसे हम व्यामोह कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अभ्यांतरंगी लक्षण है? तो अभ्यांतरंगी लक्षण में शरीर में दर्द होता है, ये इसका एक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 86, मनोरोगी द्वारा स्वयं को एक महान व्यक्ति मान लेना, ये महानता का व्यामोह है, ग्रैंडियोर डिल्यूजन है। आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, रोगी को यह गलत विश्वास कि वह टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसी के बारे में दिखाया जा रहा है, इसे हम रेफरेंस डिल्यूजन कहते हैं। अगर आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो चीजें दिखाई जा रही है वो आपसे ही रिलेटेड है, आपके बारे में ही दिखाई जा रही है, तो उसे हम रेफरेंस डिल्यूजन कहते हैं, संदर्भ व्यामोह। क्वेश्चन नंबर 88, पठन विकृति को कहा जाता है? तो पठन विकृति को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये संबंधित है लर्निंग डिसेबिलिटी से। फिर क्वेश्चन नंबर 90, गणित विकृति किससे संबंधित है? तो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, बौनापन हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है, यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, डाउन सिंड्रोम, डाउन संलक्षण का सबसे पहला अध्ययन किया गया? तो ये लैंग डाउन के द्वारा किया गया था, जिन्हीं के नाम पे इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अल्प मानसिक दुर्बलता से, अब यहां पर देखिए अल्प मानसिक दुर्बलता बोला गया है, अधिक मानसिक दुर्बलता नहीं, कम मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 50 से 69 के बीच में, कहीं कहीं पर इसे 52 से 67 के बीच में भी माना जा सकता है। 94, आश्रित दुर्बल को कहा जाता है? डिपेंडेंट रिटार्डेड को क्या कहा जाता है? तो जो डिपेंडेंट रिटार्डेड होते हैं उसे हम सीवियर मानसिक दुर्बलता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, टर्नल संलक्षण पाया जाता है? तो टर्नल केवल लड़कियों में पाया जाता है, और क्लाइनफेल्टर संलक्षण ये सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। टर्नल संलक्षण सिर्फ लड़कियों में, क्लाइनफेल्टर सिर्फ लड़कों में।
क्वेश्चन नंबर 97, पेशीय कौशल विकृति। तो जो पेशीय कौशल विकृति कहलाती है, ये कहलाती है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, लेखन अभिव्यक्ति संबंधित है। तो लेखन अभिव्यक्ति ये लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99, डाउन संलक्षण कहलाता है। तो डाउन संलक्षण में जो चेहरा होता है वो मंगोलियन की तरह दिखता है, तो इसे हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 100, डिमेंशिया प्रिकॉक्स है। तो डिमेंशिया प्रिकॉक्स जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको डिमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से ही जानते थे। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इसमें आप देख लें इसको और अपनी तैयारी और अच्छे से करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।